हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर को एक ही वीडियो में, दैट इज योर माइंड मैप। ओके, सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके, सो एक बात समझ लीजिए कि एनसीईआरटी ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट को भी कम कर दिया है। यस, जैसे कि आप नाम में देख सकते हो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट को हटा दिया गया है, राइट। और आप नोटिस करेंगे कि यहां पे आपको प्रॉपर एनसीईआरटी जो देखने को मिलेगी उसको मैं नो डाउट उसी के पैटर्न पे कवर कराने वाला हूं। तो आप नोटिस करेंगे कि इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ बचा है तो क्या, पॉपुलेशन। हालांकि ये अकेला पॉपुलेशन भी काफी डेप्थ में टॉपिक है। आप यहाँ पे पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स की बात करोगे और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने प्यारे से नोट्स वाले पार्ट पे, जहां पे हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स को बनाया हुआ है और उनको हमने बेस्ट तरीके से किया हुआ है प्रेजेंट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरे चैप्टर के एकदम क्रिस्प नोट यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और प्रोसेस में, इस प्रोसेस लर्निंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रोसेस में स्टार्ट में सबसे पहले बात आती है रामदेव मिश्रा की। रामदेव मिश्रा, जिनको हम मेंशन करते हैं कि ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं। इन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अपनी जो प्रोसेस, अपनी जो लर्निंग थी उसको कंप्लीट किया और उसके बाद ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आके इन्होंने एक लंबे अरसे तक इकोलॉजी को रीड किया, इकोलॉजी को पढ़ाया, इकोलॉजी को सिखाया। कई सारे बच्चों को इन्होंने पीएचडी करवाई और फिर उन्हीं के स्टूडेंट्स ने निकल कर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एक बड़ी बड़ी पोजीशंस को अचीव किया और आगे इकोलॉजी को फॉलो करा। तो इसीलिए हम रामदेव मिश्रा को बोलते हैं कि भाई ये कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी हैं। ओके, यहां पे बात निकल के आती है पहले इकोलॉजी वर्ड की। देखो, इस यूनिट का नाम है इकोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और फाइनली बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पूरी यूनिट का नाम इकोलॉजी दिया है। और इकोलॉजी एक सच में बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंदर कई सारे सब टॉपिक आप बोल सकते हो या कई सारे मेजर पार्ट्स बोल सकते हो जो आपको देखने को मिल जाते हैं। इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं ब्रॉड टर्म में, तो आप मेंशन करोगे ये एक तरीके का स्टडी है। लॉजी बोले तो स्टडी मगर किसकी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोटिक कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एबायोटिक कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हां, इकोलॉजी में एबायोटिक इंटरेक्शन की भी बात होती है। जैसे पानी जमीन पे गिर रहा है और मान लो वो जमीन क्या है, माउंटेन की सरफेस है, तो वो पानी जब माउंटेन की सरफेस पे गिर रहा है तो उससे सॉइल इरोजन होगा। तो वो सॉइल इरोजन हो रहा है, एक तरफ रेनफॉल हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी तो रिलेशन बन रहा है। यस, इसकी भी बात होगी इकोलॉजी में। जबकि इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम जब होगा तो वहां पे बायोटिक या फिर बायोटिक एबायोटिक की बात होगी। वहां पे एबायोटिक की बात नहीं करोगे। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करना मैंडेटरी है, राइट। सो अब हम आ जाते हैं इकोलॉजी टर्म पे, जरा थोड़ा सा और बात करते हैं। इकोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी को हम बोल रहे हैं इकोलॉजी। गॉट द पॉइंट? यस। यहां पे देखो इकोलॉजी के लेवल मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप बात कर सकते हो, राइट, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी हो जाएगी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन की बात आ जाएगी। देन कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में आप क्या देखोगे कि डिफरेंट पॉपुलेशन जो है, अलग अलग पॉपुलेशन जो है वो एक एरिया में रह रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने गांव को देखो तो सुबह मुर्गा की एक कम्युनिटी है, मुर्गे की कम्युनिटी है जो सुबह सुबह उठ के कुकू करने लगता है मुर्गे, और उसी में उनके जो फीमेल मेंबर हैं वो अंडा देते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे गाय की कम्युनिटी है, बफेलोज की कम्युनिटी है जो दूध देती है। दूसरी तरफ आप देखोगे बकरियों की कम्युनिटी है, वो भी दूध देती है। दूसरी तरफ आप देखोगे और कई सारे डिफरेंट मेंबर हैं, इवन खुद में ह्यूमन तो है ही। तो ये अलग अलग स्पीसीज के मेंबर एक एरिया में रहकर, राइट, और एक सिस्टम बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम ही है और जो कहीं ना कहीं डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी हो सकती है। और अगर जाओ तो एक बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे बायोम इकोलॉजी भी मेंशन करते हैं। पूरा अर्थ एक एक्चुअली में ही लिविंग सिस्टम है, पूरे अर्थ को भी हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, बट पूरे अर्थ की स्टडी करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए हमने इसको डिवाइड भी कर रखा है कि एक्वेटिक सिस्टम है और टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, पानी वाला सिस्टम और धरती वाला सिस्टम। टेरेस्ट्रियल पे आप देखते हो ग्रासलैंड आपको मिल जाएंगे, धरती पे आप देखते हो तो ट्रॉपिकल लैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें भी अभी को कई सारे आपको डिफरेंट कंडीशन मिल जाएंगी। सेम मैनर में एक्वेटिक सिस्टम में आप देख सकते हो कि आधे तो नेचुरल होंगे, आधे मैनमेड भी हो सकते हैं।
नेचुरल में आप देखोगे, नेचुरल में खूब सारे अलग अलग कंडीशन मिल जाएंगी। नेचुरल में आप क्या देखोगे, एक्वेटिक सिस्टम में आपको सी मिल जाएंगे, रिवर्स मिल जाएंगी, पॉन्ड मिल जाएंगे, एस्चुरीज मिल जाएंगी, राइट। पॉन्ड तो सबसे कॉमन है, हमारे घर के पास जो तालाब होते हैं, वो तालाब इवन बेस्ट एग्जांपल है इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करेगा, वो इकोसिस्टम वाले टॉपिक में आप कवर करोगे। अभी आ जाते हैं टू द पॉइंट बैक, हमने तो एक नजर में इकोलॉजी को पढ़ लिया है ना, बट अभी पॉइंट पे रहते हैं, क्योंकि पॉइंट से भटकेंगे तो चीजें भटक जाएंगी। हमारा जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर में पॉपुलेशन पे है। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है, जो एक सेम एरिया में रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर लिविंग इन सेम एरिया में रह रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आप बात कर रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन बोलोगे, ठीक है। ये क्या आप मेंशन कर रहे हो, दिस इज पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन बेटर हो सकती है। पॉपुलेशन बोले तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो जो रह रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। अब पॉपुलेशन के कई सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आप देखोगे, बर्थ की बात नहीं करेंगे, बर्थ होती है ऑर्गेनिज्म में, लड़का हुआ लड़की हुई, ये बात होती है ऑर्गेनिज्म में। पॉपुलेशन में बात होती है बर्थ रेट की, कितने लड़के हुए पूरे एरिया में, कितनी लड़कियां हुई, है ना। तो यहाँ पे बर्थ पे बात होगी, है ना, लड़के लड़कियां ना करके हम बर्थ पे बात करेंगे, और लड़के लड़कियां को मिला के हम बोलेंगे सेक्स रेशियो। तो बर्थ रेट की बात होगी, डेथ रेट की बात होगी, सेक्स रेशियो की बात होगी, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। तो यहाँ पे मेजरली आप इन टर्मिनोलॉजी को देखते हो। चलो इसके लिए मैं आपको अब एनसीईआरटी की तरफ भी ले चलता हूं, जिससे आपको चीजें और बेहतर क्लियर हो पाए। इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में आप यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग में वही बेसिक बातें बताई गई हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड इज fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of biological organization, macromolecules, cell, tissue, organ, individual organism, population, community, ecosystem and biome. At any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask how does bird sing, कि कैसे वो गाना गा रही है, और why does sing, वो कैसे गा रही है और क्यों गा रही है। तो ये सवाल क्यों और कैसे अक्सर कॉमन ही होते हैं किसी भी मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे क्यों गा रही है और कैसे गा रही है, कैसे गा रही है टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलता है कि कैसे गा रही है, तो उसके गाने की मैकेनिज्म क्या है, उसके गले में ऐसा क्या नया है जो वो इतना सुंदर गा रही है। तो कैसे वाले जो शब्द होते हैं वो उसकी मैकेनिज्म पे बात कर रहे होते हैं, राइट। एंड वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो वो उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों गा रही है यार, इतना मधुर क्यों गा रही है ना, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को देख रहे हो तो उसमें आपको दो क्यों और कैसे, ये दो सवाल जरूर दिखेंगे। कैसे जब भी पूछोगे तो वो मैकेनिज्म की बात करेगा, क्यों पूछोगे तो वो उसके सिग्निफिकेंस की बात करेगा। The answer might be in the term of operating the vocal cord, obviously बात है, vocal cord and the vibrating bones in the bird, whereas in the second question answer may little lie in the birds need to communicate with the mate during the breeding season. When you observe in nature around you, do scientifically frame in the mind, we will certainly come up with many interesting questions, both type why night blooming flowers ग्रेजुअली व्हाइट एंड सो ऑन, राइट। तो अब जैसे बुलबुल वाले एग्जाम्पल पे था, तो इसमें उसने बोला कि वो कैसे गा रही, बिकॉज उसका वोकल कॉर्ड जो बोन है उसमें वाइब्रेशन होती होगी, उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होगी, इसलिए वो इतना अच्छा गा पा रही है। कैसे गा पा रही है, इसलिए अच्छा गा पा रही है। क्यों गा रही है, तो क्यों सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, क्योंकि वो अपने मेल पार्टनर को बुला रही है कि देखो मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ, आइए तो नई जनरेशन बनाते हैं जो ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने गाएगी, है ना। यस, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से क्यों और कैसे वाले सवाल आपको नेचर में आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे सवाल आप खुद भी करते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी की बात करेंगे। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन के यहाँ से एट्रीब्यूट की बात स्टार्ट होती है, जो मैंने भी मेंशन किए भी। In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of living in the group, obvious सी बात है, सारे के सारे ग्रुप में रहते हैं, राइट। वो एक पॉपुलेशन को शो करते हैं। यहाँ पे ही पॉपुलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे पॉपुलेशन में अब देखो नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात होगी, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट की बात होगी। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है बर्थ रेट डेथ रेट निकालते कैसे, तो देखो बर्थ रेट निकालने का सबसे सही तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे समझ लो कि इनिशियल कंडीशन में 40 मेंबर थे, राइट, फाइनल कंडीशन में 80 मेंबर हो गए। तो आप क्या देखोगे, चेंज अपॉन इनिशियल, ये आपको क्या मेंशन करना होता है, चेंज अपॉन इनिशियल कंडीशन।
कितने का चेंज हुआ, कितना इनिशियल कंडीशन था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका रेट प्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको सॉल्व अप कर सकते हो। राइट, बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने का सबसे सही तरीका है कि चेंज अपॉन इनिशियल कंडीशन कर दो, तो आप बर्थ रेट को निकाल पाओगे। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है, बर्थ रेट ये सारे क्या एट्रीब्यूट है। चलो मैं इधर ही आ जाता हूं, यहां पे समझा देता हूं। जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें तो बर्थ रेट डेथ रेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पर कैपिटा कितनी बर्थ हो रही है, पर कैपिटा कितनी डेथ हो रही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल की जो बर्थ हो रही है एक स्पेसिफिक गिवन टाइम में, वो उसके बर्थ रेट को दिखाता है। राइट, पर इंडिविजुअल पे बात हो रही होती है। जैसे यहाँ पे अच्छा चलो देख ही लो कि a population has certain attribute whereas an individual organism does not. An individual may birth death but population has birth rate and death rate. In a population the ratio preferred to per capita birth and death are called birth rate and death rate. Express are change in number with respect to number of member of the population. Hence example, जैसे यहाँ पे देखो, in a pond where 20 lotus plant last year and through reproduction 8 new plant are added. अब आप क्या देख रहे हो, चेंज कितने का आया, 8 का आया। चेंज कितने का आया कि मान लो पॉपुलेशन इसकी लोटस प्लांट की कितनी थी, लास्ट ईयर 20 थी, नेक्स्ट ईयर कितने हो गए, 8 और ऐड हो गए, तो चेंज कितने का आया, 8 का आया। इनिशियल कंडीशन कितनी थी, 20। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या निकालोगे, बर्थ रेट निकाल लोगे कि बर्थ रेट 0.4% है, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ये इसका बर्थ रेट आएगा। 0.4 लोटस पर ईयर पर इंडिविजुअल। आप हमेशा इसको पर इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हो। राइट, तो ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर आप बात करोगे। 4 इंडिविजुअल इन द लेबोरेटरी, फॉर एग्जांपल फ्रूट फ्लाई के एग्जांपल से बात किया। मान लो स्टार्टिंग में कंडीशन कितने थी, मान लो 40 फ्लाई थी। राइट, 40 फ्लाई थी, 40 में से मर के फिर एक वीक बाद भी कितनी बची, मान लो 36 बची। तो अब आप क्या देखोगे, चेंज कितने का आ गया, 4 का। 4 फ्लाई कम हो गई ना, इनिशियल कंडीशन कितनी थी, 40 थी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.1% डेथ रेट है पर फ्लाई पर वीक। आप यहां पे जो यूनिट है वो मेंशन करोगे कि पर वीक बात हो रही है, पर ईयर बात हो रही है, पर मंथ बात हो रही है, तो इसको भी मेंशन करोगे। सो दिस इज हाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर्क। उनके फॉर्मूला और इनको डिस्कस करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। सो ये आपने 2 एट्रीब्यूट की बात की, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। अब आ जाओ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो देखो क्या होता है। सेक्स रेशियो में हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फीमेल कितने हैं पर 1000 मेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में ही आप एक पर्टिकुलर ईयर में अगर देखें तो आप नोटिस करोगे कि मान लो 900 से 990 अगर मेल हैं, फीमेल हैं पर 1000 मेल, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेक्स रेशियो फीमेल का जो है वो कम है। अगर यही साउथ साइड में चले जाओगे तो वहां पे 1000 से ऊपर आपको फीमेल मिल जाएंगी पर 1000 मेल, तो वहां पे आप देखोगे फीमेल का नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल ऐसे करके निकालते हैं। राइट, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, पर 1000 फीमेल पे कितने मेंबर हैं मेल के। राइट, तो आप ऐसे मेंशन करते हो। नेक्स्ट आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब भी होगी, इस पे क्वेश्चन खूब बनते हैं, याद रखना बोर्ड में। अभी मैं इसको तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने यहाँ पे सेक्स रेशियो को देखा, यहाँ पे आपने सेक्स रेशियो नोटिस किया। आगे आ जाओ, यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात हुई और सेक्स रेशियो के बाद आती है एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो जरा एज डिस्ट्रीब्यूशन को इस डायग्राम से भी समझेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात होगी तो आप पॉपुलेशन की एज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। राइट, एज का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो आप नोटिस करोगे कि एज के बेसिस पे हमने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 3 तरीके से हमने पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर रखा है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब जरा यहां पे ध्यान दो कि अगर पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव वाले या पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, उनका नंबर अगर कम या ज्यादा है तो उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे, प्रेजेंटेशन मिलेंगे। राइट, इनको हम एज पिरामिड भी बोलते हैं। राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड, ये क्या है, एज पिरामिड है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले मेंबर है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे भी कम है, तो ये एज पिरामिड एक्चुअली में पिरामिड शेप ही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये वाला कंडीशन, पिरामिड शेप ही शो कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप देखोगे तो पॉपुलेशन का जो ग्राफ जाएगा वो एक्सपेंडिंग नेचर का होगा।
और ये कंडीशन आपको पुअरली डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगी, जहां पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कंडीशन आपको क्या शो कर रही है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की कंडीशन शो कर रही है। अगर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे नोटिस करूं और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा आने वाले समय में वो एक्सपेंड करता हुआ देखने को मिलेगा पॉपुलेशन के टर्म में। दूसरी तरफ आता हूं, मान लो एक सिचुएशन मेरे को ऐसी मिल रही है जहां पे मेरे को बेल शेप कंडीशन मिल रही है। बेल बोले तो कि यहां पे रिप्रोडक्टिव और पोस्ट जो प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर है उनका नंबर ऑलमोस्ट सेम है। रिप्रोडक्टिव वाले जो मेंबर है उनका प्री रिप्रोडक्टिव के साथ बराबर नंबर है, तो जितने रिप्रोडक्टिव वाले मेंबर है उतने प्री रिप्रोडक्टिव है, हम दो हमारे दो, तो कंडीशन क्या रहेगी, स्टेबलाइजिंग कंडीशन रहेगी, राइट। स्टेबलाइजिंग कंडीशन रहेगी और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े कम है तो उनकी डेथ होती जाएगी उसी हिसाब से, राइट। तो यहां पे सिचुएशन कंपैरेटिवली आपको स्टेबल मिलेगी। ऐसी सिचुएशन आपको डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है। डेवलपिंग कंट्री में आपको ये वाली स्टेबल कंडीशन देखने को मिल जाएगी। डिक्लाइनिंग कंडीशन में क्या होता है, याद रखना, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर है, स्टेबलाइजिंग कंडीशन, और जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है वहां पे डिक्लाइनिंग कंडीशन। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है, कहीं की जो यंग है, ऑफस्प्रिंग जो है, वही कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर सिटी में उसकी पॉपुलेशन के ग्राफ को, भविष्य के ग्राफ को मेंशन करते हैं। तो दिस इज अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पे क्वेश्चन बन के आता है एज पिरामिड के ऊपर। फाइनली हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी भी अगेन एक पॉपुलेशन का एक क्या एट्रीब्यूट है। Now look, the size of the population tell us about how the status of in the habitat, कि population का जो status है, size है, वो कहीं ना कहीं हमको उसके habitat के बारे में बताता है। Ecological process we wish to investigate in the population may be outcome of the competition in another species। आप यहाँ पे देखोगे किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि वहां पे उस पर प्रेडेशन प्रेशर कैसा है, कितने लोग उसको प्रेडेट करने के लिए, मारने के लिए बैठे हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात उसका नंबर कम हो जाएगा, फिर वो कुछ बचने के जुगाड़ ढूंढेगी, राइट। द साइज कुड बी लो एज लेस देन 10 साइबेरियन के और गो टू द मिलियन, राइट। तो ये साइज क्या हो सकता है, लेस देन 10 हो सकता है। जैसे साइबेरियन क्रेन जो है वो भरतपुर वेस्टलैंड में आपको पर ईयर देखने को मिलते हैं, 10 मिलते हैं मुश्किल से, राइट। और ये मिलियन भी जा सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास देख लो किसी पॉन्ड में। तो ये जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो वेरी करेगा, ये कभी भी साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिक पैरामीटर है ही नहीं, राइट। पॉपुलेशन साइज को ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नीड टू नेसेसरली बी मेजर इन नंबर ओनली। आप इसको नंबर के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, आप इसको बायोमास के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, in an area there are 200 carrot grass parthenium plant but only a single huge banyan tree with a large canopy standing in the population density of banyan is। अब यहाँ पे एक banyan tree है और एक कई सारे 200 क्या है कैरेट ग्रास है। तो यहाँ पे जो सही तरीका रहेगा पॉपुलेशन को फाइंड करने का, वो उसकी डेंसिटी से निकालोगे, राइट। बेस्ट तरीका क्या होगा कि रिलेटिव आप क्या देखोगे कि जो डेंसिटी है कैरेट ग्रास की बहुत कम है, जबकि बेनियन ट्री की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक पॉपुलेशन का ही एट्रीब्यूट है, दैट इज डेंसिटी। और कई सारे ऐसे ही मेंबर होते हैं जिनको हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आते हैं पॉइंट पे। सो यहां पे हमने देखा बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग और पॉपुलेशन डेंसिटी को। नेक्स्ट आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ वाला पॉइंट। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होती है। तो ग्रोथ में आप देखेंगे कई सारे मॉडल भी काम करते हैं, कई सारे फिनोमिना काम करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए आप देखोगे कई सारे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे बर्थ मैटर करेगी, डेथ मैटर करेगी, बोले तो नेटेलिटी और मोर्टेलिटी मैटर करेगी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मैटर करेंगे, कितने मेंबर इन हो रहे हैं, कितने मेंबर आ रहे हैं और कितने मेंबर वहां से निकल रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करेगा। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मैटर करेगा। सो इसी चीज को हम और थोड़ा सा डिटेल में यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के पास। तो यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ की जब भी बात होगी, द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। हमने अभी यही बोला कि साइज ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कभी भी एक स्टैटिक नहीं होता, चेंज होता रहता है। इट कीप चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग जैसे फूड कितना मिल रहा है, रहने के लिए जगह कितनी मिल रही है, प्रेडेशन प्रेशर क्या है, फूड, प्रेडेशन प्रेशर
और वहां का वेदर कैसा है, वहां की कंडीशन कैसी है, ठंड बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, खाने के लिए चीजें हैं कि नहीं, प्रेडेशन प्रेशर क्या है, रहने के लिए जगह है कि नहीं. इनफैक्ट इन दीज चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव सम आइडिया दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन, वेदर इट इज फ्लरिशिंग और डिक्लाइनिंग, चाहे वो पॉपुलेशन फ्लरिशिंग हो, बहुत बढ़ रही हो या डिक्लाइन कर रही हो, वॉट एवर might be the ultimate reason, the density of population in a given habitat during a period of time fluctuate due to change in 4 basic process. चाहे कई सारे रीजन होते हैं, बोला गया है यहाँ पे खूब सारे रीजन है, फूड, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ भी, कोई भी रीजन रहा हो, मगर मेजर जो फैक्टर है वो 4 होंगे. कौन कौन से की फैक्टर के, डेथ और बर्थ. दूसरा, कितने आ रहे हैं इमिग्रेशन और कितने जा रहे हैं इमिग्रेशन. ये 4 फैक्टर तो मैटर करेंगे ही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो मेंशन भी किया गया है, नेटेलिटी मोर्टेलिटी कंट्रीब्यूट्स टू द पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी एंड, जैसे यहां पे बोला गया नेटेलिटी और इमिग्रेशन इंक्रीज करेंगे, मोर्टेलिटी इमिग्रेशन डिक्रीज करेंगे. तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या करेगा, वेरी करता जाएगा. राइट, वेरी करेगा इन फैक्टर की वजह से. आप यहां पे इस डायग्राम पे भी देख सकते हैं, नेटेलिटी डेथ रेट को मेंशन कर रहा है, सॉरी नेटेलिटी बर्थ को मेंशन कर रहा है, मोर्टेलिटी डेथ को मेंशन कर रहा है, इमिग्रेशन कितने मेंबर एंटर कर रहे हैं, इमिग्रेशन कितने मेंबर वहां से बाहर जा रहे हैं. तो ये आपको कंडीशन देखने को मिल रही है इस डायग्राम में. यहां पे एक बेसिक सा फॉर्मूला भी आप मेंशन कर सकते हो. राइट, सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को यहां पे मैं d लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. राइट, बहुत बार कॉमनली यहाँ पे n लिखते हैं, n बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी सिंबल यूज कर रहे हो तो आप n लिख सकते हो. n मतलब t+1 मतलब आफ्टर टाइम t. यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज क्या होगा कि इनिशियल टाइम में पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या थी, प्लस आप इसको मेंशन करोगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन, माइनस करोगे इसी वैल्यू को डेथ प्लस एमिग्रेशन. राइट, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज निकल के आएगा आफ्टर टाइम t. तो इस तरीके से भी आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेंशन कर सकते हैं. यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ एमिग्रेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन. बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन density. The other 2 factor assuming importance only under special condition. For instance, if the new habitat is just being colonized, immigration may be contribute to the significant to the population growth than the birth. अगर कोई नया एरिया है तो वहां पे ये मैटर करेगा कितने मेंबर आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ बर्थ रेट, क्योंकि वहां नया एरिया है तो बर्थ उतनी ज्यादा नहीं हो रही, मेंबर आ ही रहे हैं. अब आ जाएगी इसके बाद ग्रोथ मॉडल की बात. तो यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में देखा. यहाँ पे ये 4 फैक्टर मैंने मेंशन किए, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इस पे प्रॉपर डिटेल डिस्कशन हुआ. अब हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल की. तो ग्रोथ मॉडल में 2 टाइप के मॉडल हैं. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही क्रिस्प मैनर में दिया हुआ है चीजों को. जरा देखो, ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, जहां पे कंडीशन क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्स होगा तब ये कंडीशन फॉलो होगी. फुल बायोटिक पोटेंशियल से वो अपना रिप्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ पे आपको कर्व जो मिलेगा वो जे शेप कर्व मिलेगा. इफ द रिसोर्स आर अनलिमिटेड तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी. फॉर्मूला यहाँ पे dNY/dt इज इक्वल टू R इंटू एन. R बोले तो बायोटिक पोटेंशियल, N बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी. और यहाँ पे R जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को और बायोटिक पोटेंशियल दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू आप अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग देखोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं R की वैल्यू नॉर्वे रेट के लिए 0.015 है, जबकि फ्लोर बीटर के लिए ये R की वैल्यू 0.12 है. ह्यूमन के लिए R की वैल्यू 0.0205 है. राइट, तो R की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन बायोटिक पोटेंशियल, कि किसका बायोटिक पोटेंशियल कितना है. राइट, आप नोटिस करोगे फ्लोर बीटल का बायोटिक पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा है नॉर्वे रेट से, नॉर्वे रेट का कंपैरेटिवली ज्यादा है ह्यूमन से. राइट, तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोर बीटल का है. राइट, सबसे ज्यादा कितना है, 0.12 सबसे ज्यादा है. फिर कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है, 0.015 है. राइट, नॉर्वे रेट. फिर उससे ज्यादा कौन है, 0.002. तो आप ह्यूमन का बोल रहे हो. तो फ्लोर बीटल की बात हो जाएगी, नॉर्वे रेट की बात हो जाएगी और ह्यूमन की बात हो जाएगी. तो इस ऑर्डर में इनको अरेंज भी कर सकते हो. बायोटिक पोटेंशियल कहने की बात है वेरी करेगा. सो ये आप देखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में. दूसरी तरफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आ जाएगा.
लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या बोल रहा है कि लॉजिकल ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं कि भाई तुम बढ़ाते चले जाओगे ना, लॉजिकल ग्रोथ होगी। लॉजिकल ग्रोथ आप क्या देखोगे कि मोर रियलिस्टिक अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ही एक्सपोनेंशियल नहीं है। यहां पे आप देखोगे रिसोर्स क्योंकि अनलिमिटेड नहीं होते तो यहां पे एक कैपेसिटी काम करेगी कि इससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। dn by dt इज इक्वल टू r इंटू एन के माइनस एन अपॉन के माइनस एन अपॉन के चलेगा, के यहां पे कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है। इसको और बेहतर तरीके से और डिटेल में जानना है तो इधर आ जाओ। आप यहां पे देखोगे ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल काम करेगा और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल काम करेगा। इस डायग्राम को जरा देख लो ध्यान से तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं मेंशन करूं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करो तो अनलिमिटेड रिसोर्स है तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और यहाँ पे कोई बार नहीं है, वो बढ़ती चली जाएगी। मगर ये कंडीशन आपको नेचुरल नहीं मिलेगी, ये कंडीशन आपको लॉजिकल नहीं लग रही है, क्योंकि आप नोटिस करोगे हर चीज की एक लिमिट है। धरती पे हो तो हर चीज की लिमिट है, स्काई की भी एक लिमिट है, उसके बाद स्काई स्काई नहीं है, स्पेस हो जाएगा। समझ रहे हो, हर चीज की एक लिमिट है, राइट। तो लिमिट अनलिमिटेड कोई चीज है ही नहीं। तो यहां पे अगर आप सोच रहे हो अनलिमिटेड है तो वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, मगर एक टाइम तो उसके लिए भी आएगा ना। तो इसीलिए मोर रियलिस्टिक कौन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सॉरी, मोर रियलिस्टिक कौन सी है, लॉजिकल ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। यहां पे जो फॉर्मूला काम करता है dn by dt इज इक्वल टू r इंटू एन, अभी बताया जे शेप मॉडल मिल रहा है, इसको जे शेप कर्व बोलते हैं और ये आपका एस शेप कर्व हो जाता है। एस शेप कर्व में आप नोटिस कर रहे हो dn by dt इज इक्वल टू r इंटू एन, के माइनस एन अपॉन के आप मेंशन करोगे। यहां पे ये आपका मेंशन किया जा रहा है क्या, एस शेप कर्व, राइट, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मेंशन किया जा रहा है। यहां पे जरा देखो, इसी कंडीशन में r इज द equation, r in the equation is intrinsic rate of natural increase. It is very important parameter choosing for assisting impact on any biotic and abiotic factor on the population growth. To give you some idea about the magnitude of the value of Norway rate, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया नॉर्वे रेट के केस में 0.01 है ये वैल्यू, फ्लोरबीटल के केस में सबसे ज्यादा है 0.12 है। आर वैल्यू अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की देखें तो आप नोटिस करोगे 0.0205 है, राइट। सो ये आप आर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां पे एक इक्वेशन काम करती है, जरा देखो इसको, एनटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ये पॉपुलेशन का ये आपको इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए देखने को मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या मिलेगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। एन टी इनिशियल पॉपुलेशन आपको एन टी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी देखने को मिलेगा। एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज है और ई की पावर आर टी, ई क्या है, नेचुरल बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। तो इस कंडीशन में आप रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये कंडीशन आपको फॉलो होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आप लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे आओगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मोर लॉजिकल है, मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अनलिमिटेड रिसोर्स है नहीं, वही बात बताई गई है। यहाँ पे फॉर्मूला dn by dt इज इक्वल टू r इंटू एन, के माइनस एन अपॉन के का फॉर्मूला चलेगा, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में बताया गया कि कोई भी पॉपुलेशन हो वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, मतलब अपने मेंबर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्रोसेस को और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा चाहे कोई भी तरीका अपनाऊं, मेरी जो प्रोजेनी है वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म हो, ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करे और मेरी जो जनरेशन है वो आगे तक बहती रहे, है ना। इसी पे आप बात करते हो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पे। और हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हर कोई एक साथ 1000 बच्चे पैदा नहीं करता। वो अलग बात है कि जो आपके हेलमिंथ हैं, जो वॉर्म्स है, वो एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, ह्यूमन मगर एक ही पैदा करेगा। तो उनको पता है एक पैदा करेगा वही जिंदा रहेगा और वही आगे मेरी जनरेशन को बढ़ा लेगा, तो एक की जरूरत है। तो लाइफ हिस्ट्री में अलग अलग लाइफ में अलग अलग वेरिएशन दिखेगा, सो कॉल्ड लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जैसे पैसिफिक सैल्मन और फिश की या बम्बू की बात करें, ये वंस एक बार लाइफ में ब्रीड करते हैं, एक बार वंस ब्रीड इन द लाइफ। और आप क्या देखोगे, लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग अगर आपको देखने को मिल रही है, ऑस्टर और पेलेजिक फिश में देखने को मिलेगी कि नंबर लार्ज है मगर फिश का साइज छोटा है। अगर फिश का साइज बड़ा है तो नंबर कम होंगे, या ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो नंबर कम होंगे, जैसे बर्ड और मैमल में होता है। तो ये आपको लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे लास्ट और फाइनल पार्ट पे इस टॉपिक के, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे बस डायग्राम में आप समझ लो कि किस टाइप के रिलेशन होते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म में बात करूं, म्यूचुअलिज्म में दोनों के दोनों पॉजिटिव रिलेशन को शो करेंगे,
दोनों के दोनों पॉजिटिव रिलेशन को शो करेंगे। कंपटीशन में आप देखोगे दोनों को नुकसान होगा। प्रेडेशन और प्रेडेशन की बात करूं या फिर पैरासिटिज्म की बात करूं, दोनों में आपको एक को फायदा एक को नुकसान देखने को मिलेगा। कॉमनसेलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं, एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सिंबल ध्यान रखने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा इस डायग्राम को देख लीजिए। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन की बात करें, कोई भी मेंबर की बात करें, धरती पे कोई भी अकेला नहीं रहता। कोई भी अकेला नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्शन जो होते हैं वो इंटर स्पीसीज भी हो सकते हैं और इनसाइड स्पीसीज भी हो सकते हैं, इंट्रा स्पीसीज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से पॉजिटिव साइन लगाए तो बेनिफिट दे रहे हैं, नेगेटिव साइन लगाए तो एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं। इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। जहां पे दोनों के दोनों बेनिफिट में हो तो ऐसी कंडीशन को अपन म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। जहां पे दोनों लॉस में हो तो वो कंपटीशन हो जाएगा। जहां पे एक दूसरे को एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान तो पैरासिटिज्म हो जाएगा। जहां पे एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरे को नुकसान या फायदा होगा तो कॉमेंसलिज्म या एमेंसलिज्म की कंडीशन होगी। यहाँ पे आप देखो प्रीडेशन में आप क्या देखते हो, इंटरेक्शन टाइम कम होगा। प्रीडेशन में आप क्या देखोगे, प्रे और प्रीडेटर के बीच में इंटरेक्शन टाइम बहुत कम होगा, तुरंत मार के खा जाएगा। राइट, यहाँ पे तुरंत मार के खा जाएगा। कई सारे एग्जांपल और नेचर में प्रेडेशन ही काम करता है। इवन अगर कोई हर्बीवोर किसी प्लांट को खा रहा है वो भी उसका प्रेडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो फिर प्रे होगा, प्रेडेटर होगा एक प्रे होगा, तो प्रे बचने के जुगाड़ ढूंढेगा, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो बचने के जुगाड़ ढूंढेगा कि भाई मैं ऐसा थोड़ी ना सब तुम मेरे को खाई के खत्म कर दो, है ना, खाई के खत्म कर दो, हमको ले लो हमारी जान, है ना, वो वाली बात थोड़ी ना होगी। ऐसे आप देखो कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है यार। कोई भी चीज अगर लड़ रही है तो दोनों को नुकसान होगा। एक का सर फूटेगा तो एक की उंगली भी टूटेगी, है ना। यस, यही वाली कंडीशन है। दूसरी तरफ आ जाओ, यहां पे कई सारे एग्जांपल दिए होंगे, आपको पढ़ना होगा इनको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे खूब सारा डिटेल इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में देखो एक को फायदा हो रहा है एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, जैसे एपीफाइट की बात कर लो, या फिर जैसे आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है जो आप नोटिस करोगे कई सारे जो भैंस वगैरह होती है इनकी पीठ पे बैठ के उनके इंसेक्टों को खा रही होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैंस को, काली भैंस को क्या फर्क पड़ रहा है, खाती रहे, मगर उसको चिड़िया को खाने को मिल रहा है। राइट, तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आप देखोगे। राइट, यहां पे आप नोटिस कर सकते हो इस वाले डायग्राम में म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंशन किया जा रहा है फिग ट्री के बीच में और वास्प के बीच में। फिग ट्री और वास्प दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक को पॉलिनेशन मिल रहा है, एक को एग लेइंग के लिए जगह मिल रही है, मस्त दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये म्यूचुअलिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। राइट, यहाँ पे देखो बी पॉलिनेटर, ऑर्किड प्लांट में बी पॉलिनेटर की बात हो रही है। देखो ये पॉलिनेशन करा रहा है और उसको खाने को मिल रहा है। सो इस तरीके से आपने रिलेशन देखा। फाइनली हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एंड अप होता है। इस चैप्टर में हमने कंप्लीट सारी ही चीजों की बात की है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन वाले पार्ट का एक इमेज ले सकते हैं, इस इमेज को लेके आप सेव कर लेंगे। अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको ये जो पीडीएफ्स वगैरह है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में, माइंड मैप सेशन में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।